हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यानी बल और गति के नियम का पार्ट नंबर 3। 2 क्लास हमारी हो चुकी है। चलिए दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3। चलिए दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि फोर्स यानी बल के बारे में पढ़ा था, और आप लोगों को पता है बल के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो आप लोग इजीली F बराबर m इंटू ए से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले पे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने कई क्वेश्चन करे भी पिछली क्लास में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। देखिए दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज पूछना चाहूंगा और आई होप उसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही सही दे देंगे। सर क्या? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, ठीक है। इस पे दोस्तों एक बल लग रहा है, ठीक है, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट पे, इस वस्तु पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, परिणामी बल का मान कितना है? परिणामी बल का मतलब क्या है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है। एक ही तो बल है, तो आप लोग बोलोगे कि सर कितना है? 2 न्यूटन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यह है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि नेट फोर्स यानी परिणामी बल का मान कितना होगा, बताओ। तो आपको पता है फोर्स यानी जो बल है वो एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी दिशा पर निर्भर करती है। तो ये वाला फोर्स लग रहा है इस दिशा में, ये वाला बल लग रहा है इस दिशा में। मानते हैं इनका मैग्नीट्यूड यानी मान समान है, 2 न्यूटन, लेकिन दोस्तों दिशा तो अलग अलग है। तो अगर मैं आप लोगों से नेट फोर्स पूछूं, परिणामी बल पूछूं, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? अगर इस वाली दिशा को आप लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं, तो इसको आप लोग नेगेटिव लीजिए। तो दोस्तों इस वाली को धनात्मक ले लिया तो +2 न्यूटन, तो फिर इस वाली को ऋणात्मक लेना पड़ेगा -2। तो +2 -2 कितना हो गया? 0 हो गया। यानी सर नेट फोर्स कितना है? 0। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट यानी जब किसी वस्तु पर बल लग रहे हो और नेट फोर्स का मान अगर 0 हो तो उसे आप लोग बोलते हैं बैलेंस यानी संतुलित बल। एक सेकंड रुकिए। बैलेंस यानी संतुलित बल। बात आ गई समझ में? आ गई बात समझ में? और जब किसी वस्तु पर बल लग रहे हो लेकिन उसका परिणामी बल अगर 0 नहीं हो तो उसे आप लोग क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ कमेंट करके। अनबैलेंस, और हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बोलेंगे। चलिए दोस्तों इसी चीज को मैं आप लोगों को अच्छे से लिखते हैं। अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा ही समझा था। तो दोस्तों फोर्स यानी बल आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं। कौन सा? एक तो होता है आप लोगों का बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल, और एक होता है आप लोगों का अनबैलेंस यानी असंतुलित बल। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल आप लोग किसको बोलोगे। जैसे दोस्तों यहां पर क्या है, इसको छोड़ो, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। एक टेबल है और टेबल पर एक वस्तु रखी है, ठीक है। तो अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स परिणामी बल का मान कितना है? 0 है। दोस्तों सब सही चल रहा है ना? एक बार यस बोल दीजिए। सब सही चल रहा है? यस बोल दीजिए। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 है, यानी आप लोग बोल सकते हो कि इस पे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, इस पे संतुलित बल लग रहा है। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल किसको बोलेंगे? यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणाम 0 हो, उनका नेट 0 हो, तो दोस्तों ऐसे बलों को आप लोग बोलते हैं संतुलित बल। क्लियर है? चलिए अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे, अगर किसी वस्तु पे संतुलित बल लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है,
तो उसकी वजह से क्या प्रभाव आएगा। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो, इस पे संतुलित बल लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो क्या प्रभाव आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, देखो 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का ही इधर लग रहा है, तो इस वजह से क्या इसकी शेप यानी आकृति में कुछ परिवर्तन आएगा क्या, आएगा क्या, इसकी आकृति में परिवर्तन आएगा क्या दोस्तों। ये एक जगह से दूसरी जगह चल जाएगी क्या, क्या ये विस्थापित हो जाएगी क्या ये डिस्प्लेस हो जाएगी क्या, नहीं। तो जब भी किसी पे बैलेंस फोर्स लगता है, संतुलित बल लगता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, पोजीशन में, मतलब पहले यहीं थी यहीं पर रहेगी, ऐसा नहीं यहां से वहां चल जाएगी, वहां से यहां चल जाएगी। फिर परिवर्तन किस में आएगा, सर इसकी आकृति में परिवर्तन आता है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। तो जैसे ये आप लोगों की टेबल है, इस पे एक वस्तु रखी है। अब मान लीजिए दोस्तों 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, ठीक है, और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। अगर मैं आप लोगों से नेट फोर्स पूछूं, परिणामी बल नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो अगर इस दिशा को आप लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, धनात्मक मान रहे हैं, तो इसको आप लोगों को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इस वाली को मैंने धनात्मक मान लेता हूं +10, और इस वाली को नेगेटिव मानना पड़ेगा फिर 5 न्यूटन। तो 10 में से 5 गया 5, तो नेट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। क्या नेट फोर्स का मान, क्या परिणामी बल का मान 0 है क्या, नहीं। तो दोस्तों ऐसे बल को मैं क्या बोलूंगा, अनबैलेंस फोर्स बोलूंगा, असंतुलित बल बोलूंगा। अच्छा मुझे बताएंगे अनबैलेंस फोर्स से क्या होगा, इसका क्या प्रभाव आएगा। तो देखिए कुल मिला के इस पे नेट फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, नेट फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है। मैं केवल इसको ऐसे बोल सकता हूं कि केवल 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बल लगने की वजह से क्या यह विस्थापित होगी, क्या यह विस्थापित होगी, क्या यह डिस्प्लेस होगी क्या, जी सर होगी। दोस्तों क्या इसकी शेप यानी आकृति में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं। जब आप लोग फोर्स लगाओगे तो जब ये यहां पर थी अब यहां पर चल जाएगी, लेकिन इसकी आकृति वैसे की वैसी रहेगी, शेप वैसी की वैसी रहेगी। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इस बल के द्वारा यानी असंतुलित बल के प्रभाव से क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि सर शेप यानी आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, आकृति में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जो उसकी पोजीशन होती है, जो इसकी स्थिति होती है, उसमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। चलिए दोस्तों इस बार 2024 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्या। सर मैं आज फर्स्ट टाइम लाइव ले रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। बताएंगे किसी वस्तु पर लगाए गए संतुलित बल का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है, बताओ। जब आप लोग बैलेंस फोर्स लगाते हो, संतुलित बल लगाते हो, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु थी, पहले रेस्ट में थी, विराम में थी। आपने 10 न्यूटन का बल इधर लगाया, 10 न्यूटन का बल इधर लगाया, यानी आपने बैलेंस फोर्स लगाया, संतुलित बल लगाया। लेकिन दोस्तों इस वजह से क्या इसकी पोजीशन में कुछ चेंज आएगा क्या, ऐसा है क्या कि पहले वो रेस्ट में थी अब इसकी स्थिर अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, नहीं। क्या होता है बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल लगाने से, सर इसकी जो शेप होती है, जो इसकी आकृति होती है, जो इसका आकार होता है, उसमें परिवर्तन आता है। तो इसका प्रभाव क्या है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन, चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बड़े दुख की बात है अभी भी इसका बी आंसर दे रहे हो। देखो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया है ना, फिर भी आप लोग गलत करते हो क्या, ठीक है, फिर भी आप लोग गलत करते हो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों का 2024 में पूछा गया है वापस। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति में क्या होता है, गति में कोई परिवर्तन नहीं आता यार। जैसे मान लीजिए पहले वो रेस्ट में था, विराम में था, यानी इसके पास में कोई भी मोशन नहीं था, कोई भी गति नहीं थी, ठीक है। जब आप लोग दोस्तों बैलेंस फोर्स लगाओगे, जैसे 10 न्यूटन इधर लगाया तो 10 न्यूटन ही इधर लगाओगे, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो इसकी बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी गति नहीं होती है, बस उसकी क्या बदलती है, शेप, आकृति बदलती है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसकी जो गति की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहती है। जैसे पहले अगर विराम में था वो विराम में ही रहेगा, या दूसरा आप लोग ऐसे समझिए, दूसरा आप ऐसे समझिए, जैसे दोस्तों ये कोई वस्तु गति कर रही थी,
तो आपको फर्स्ट लॉ में मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह उसी चाल से गति करती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगा हो। तो अगर आप लोग बैलेंस फोर्स लगाओगे यानी नेट फोर्स का मान 0 है, जब कोई बल ही नहीं लगा रहे तो इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताएंगे। जिसने बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल असंतुलित बल सीख लिया वो सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। आ जाओ। किसी वस्तु को क्षैतिज मेज से विस्थापित करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, कोई आपके पास में टेबल थी, है ना? देखो कोई क्या थी? टेबल थी, टेबल थी, ठीक है। अब टेबल पे आपने क्या रख दिया? कोई वस्तु रख दी, कोई वस्तु रख दी। तो अगर आप लोग इसको विस्थापित करना चाहते हो, डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो क्या लगाना आप लोगों को पड़ेगा? अगर आप लोग इसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, विस्थापित करना चाहते हो, तो क्या बैलेंस फोर्स लगाने से होगा क्या? नहीं। कौन सा लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। दोस्तों समझ में आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन बन रहे हैं ना? आराम से बनेंगे जब आप लोग चीज, सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, सब मैं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस आपका ध्यान क्या है, कहां होना चाहिए? जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं बस होना चाहिए। देखो हर एक क्वेश्चन बनेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ। तो हम लोग न्यूटन साहब का प्रथम नियम क्या था वो पूरा पढ़ चुके हैं, सेकंड लॉ यानी दूसरा नियम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ की यानी तृतीय नियम की। सर यह नियम क्या बोलता है? तो न्यूटन साहब ने एक चीज बताई बहुत शानदार। उन्होंने क्या बताई कि जैसे मान लो अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, किसी पे बल लगा रहे हो, तो वह भी आप पर उतना ही बल लगाएगा। आप अगर 10 न्यूटन लगा रहे हो तो वह भी आप पे 10 न्यूटन का ही बल लगाएगा। क्या शानदार नियम है। आइए दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताएंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई वॉल है, कोई दीवार है। अगर दोस्तों मैं दीवार पे धक्का लगाऊंगा, मतलब बेसिकली एक प्रकार का फोर्स लगा रहा हूं, तो जितना ज्यादा मैं दम लगाऊंगा क्या मेरे हाथों में उतना ही ज्यादा दर्द होगा क्या? इसका मतलब यह है कि अगर मैं दीवार पे बल लगा रहा हूं तो दीवार भी मेरे हाथों पे बल लगा रही है, मुझ पे बल लगा रही है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं केवल टच करके रखूं यानी बहुत कम बल लगाऊं तो दीवार भी मुझ पे कम लगा रही है, जिससे मुझे दर्द नहीं हो रहा। बात आ गई समझ में? तो यह नियम क्या बोलता है, ध्यान से आप लोग समझिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, इसको वस्तु नंबर मैं 1 बोल देता हूं, और यहां पर कोई वस्तु है जिसको मैं वस्तु नंबर 2 बोल देता हूं। तो अगर इसने इस पे कुछ फोर्स लगाया तो यह भी उतना ही फोर्स लगाएगी इस पे, यानी ये ऐसे लगाएगी। तो न्यूटन साहब का तीसरा नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, है ना? मतलब एक्शन रिएक्शन भी। जैसे इसने कुछ एक्शन लिया, मतलब कुछ बल लगाया, तो उसकी रिएक्शन भी होगी, इसको भी बल झेलना पड़ेगा, फोर्स झेलना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आ जाइए। तो चलिए दोस्तों, यह नियम क्या बोलता है कि जब एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वाले पे बल लगाएगी, उतना ही लगाएगी, विपरीत दिशा में लगाएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लोग दीवार पे ऐसे बल लगा रहे हो तो दीवार आप पे ऐसे लगाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? बात आ गई समझ में? ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। आप लोग सोचो सर ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछ लिया है तो हमने पढ़ा ही नहीं। थर्ड लॉ को ही हम लोग एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। आप लोग इधर देखो, जैसे यहां पर 2 लड़की आ रही है, एक दूसरे की ओर भाग रही है, तो इस लड़की ने उस पर फोर्स लगाया, तो उसने देखो हुआ क्या, यहां पर देखो, आप लोग वापस देखेंगे वीडियो को, देखो अभी दोनों भगती हुई आएगी, ओ डिशुम गिर गए। तो ये एक लड़की ये रही, एक लड़की ये रही, दूसरी लड़की ये रही। तो दोस्तों इस लड़की ने इस पे बल लगाया, तो इसने भी इस पे बल लगाया। तो इसने जब इस पे बल लगाया तो ये लड़की इधर गिर गई, और जब इसने इधर लगाया तो लड़की इधर गिर गई। तो ये भी तो आप लोगों का थर्ड लॉ ही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जी सर। दोस्तों मुझे एक चीज बताएंगे, यह नियम क्या बोलता है कि जब कोई किसी पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है,
तो उस पे भी फोर्स लगेगा, बल लगेगा कहीं ना कहीं, यही तो बोलता है। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स होता है, बल होता है, वो हमेशा आप लोगों को पेयर में यानी जोड़े में देखने को मिलेगा, युग्म में देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बल सदैव युग्म में होते हैं, फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं, यह कौन से नियम का एक दूसरा रूप है, तो यह न्यूटन साहब के तीसरे नियम का ही क्या है, एक रूप है। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? ठीक है। बस कमेंट पे ध्यान दे लो, कंटेंट पे ध्यान मत दो, है ना, क्योंकि सिलेक्शन तो जब आपस में आप बात करोगे ना उससे होगा। भाई तू कहाँ से है, सर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया, बस इसी में लगे रहो, तुम इसी लायक हो तुम, और सिलेक्शन दूसरे बच्चे ले जाते हैं, फिर बस तुम रोते रहते हो, सर हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, कट ऑफ हाई चली गई। तो भाई साहब कट ऑफ हाई उससे नहीं जाते कि किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, कट ऑफ हाई जाती है। दोस्तों आजकल बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं, आप खुद यहां पर देख लो, इतने बच्चे हैं, 100 बच्चों को छोड़ के बाकी सारे पढ़ रहे हैं, फिर ये 100 ही जब रिजल्ट आएगा ना तब रोएंगे, सर है ना कट ऑफ आई गई, सर कुछ करो। और कुछ टीचर इनके मजे लेंगे जो इनके जैसे हैं, हाँ दोस्तों हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, आ जाओ साथ में, कट ऑफ कम कराएंगे अपन। मतलब बाकी बच्चे बेवकूफ है ना, दोनों खुश होते रहते हैं, गुरुजी और बच्चे, वैसे गुरुजी वैसे बच्चे, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों को थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि प्रकृति में जो बल होता है वो सदैव युग्म में होता है, पेयर में होता है, एक अकेला बल पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सर देखिए एक चीज आप लोग मुझे बताइए, सर इसको और उदाहरण से समझाइए, आ जाओ। जैसे आपने देखा है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, देखी है, रॉकेट जब ऊपर जाता है, अरे दिवाली में रॉकेट जलाया आपने, जी सर। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप लोग रॉकेट जलाते हो या असली वाले रॉकेट में जब इसका अंदर का फ्यूल यानी ईंधन जब जलता है तो क्या गैस बाहर निकलेगी क्या? तो दोस्तों ये गैस बाहर निकलेगी, एयर पे क्या लगाएगी, बल लगाएगी, तो एयर को गुस्सा आएगा, तो एयर भी इस पे बल लगाएगी, तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। बोलो आ गई बात समझ में? तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यार रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो थर्ड लॉ पे यानी एक्शन रिएक्शन लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ही क्या करता है, कार्य करता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। सर इस थर्ड नियम के कुछ एग्जाम्पल और बताइए ना, एक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल और बताओ ना। देखो दोस्तों अगर आप लोग स्विमिंग करते हो, करी है या देखी होगी आपने, तो यहां पर भी आप लोगों को तीसरा नियम देखने को मिलेगा। जैसे देखो ये कुत्ता स्विमिंग कर रहा है, डॉग, तो देखिए स्विमिंग में होता क्या है आप लोग समझिए, जैसे ये पानी है या आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो आप अपने पैरों से देखो क्या करते हैं, कभी देखा है, वो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब आप पैर से पानी को पीछे धकेल रहे हो, आप पानी पे बल लगा रहे हो, तो क्या पानी भी आप पे बल लगाएगा क्या? तो अगर आप पानी पे बल लगा रहे हो, इधर पानी को पीछे धकेल रहे हो, तो पानी भी आपको आगे धकेलेगा क्या, जिस वजह से आप लोग आगे जा पाओगे। तो दोस्तों जो स्विमिंग होती है यहां पर भी आप लोगों का तीसरा नियम कार्य करता है। या फिर कोई आप लोग नाव चला रहे हो, बोट चला रहे हो, दोस्तों जब आप लोग नाव में होते हो, नाव वाले क्या करते हैं, ऐसे करते नहीं करते ऐसे, तो वो पानी को पीछे भेजते हैं, पानी पे बल लगाते हैं, तो पानी उतना ही बल लगाता है आगे की ओर जिससे नाव आगे चलती है। बोलो हाँ या ना। आगे दूसरी बात दोस्तों, चलना, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है वहां पर भी थर्ड नियम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, जब आप लोग चलते हो, क्या यहां पर तीसरा नियम आपको देखने को मिल रहा है? आप बोलोगे सर ये तो डांस कर रही है मैम, अरे डांस को छोड़ो, इनकी चलने को देखो, इनको पैर पे देखो क्या है। देखो होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये एक कोई सड़क है, आप सड़क पे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं आप, एक्चुअली में जब हम लोग चलते हैं ना, जमीन पे को पीछे की ओर धकेलते हैं, मतलब जमीन पे ऑब्वियसली जमीन तो खिसकेगी नहीं, लेकिन आपने जमीन पे बल लगाया, आपने जमीन पे बल लगाया, जमीन को भी गुस्सा है, उन्होंने भी फिर बल लगाया आगे की ओर, जिससे हम लोग आगे चलते हैं ऐसे। क्लियर? आप एक बार एक काम करो, अपने पैरों को जमीन पे मत टिकाओ, हवा में रह के चल के बताओ। आप बोल रहे हो ना सर ये तो मैं मेरी वजह से चल रहा हूं, तो आपके अगर पैर जमीन पर नहीं टिके हैं तब आप लोग चल के बताओ, तब मैं मानूं। आखिरी बात समझ में क्लियर है क्या? चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों रॉकेट का ऊपर की ओर जाना। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना कि दोस्तों ये जो जब इसके अंदर का फ्यूल जलता है तो बाहर की ओर गैस निकलती है, वो एयर पे बल लगाती है, एयर उतना ही बल उस पर लगाएगी, ठीक है। और चौथी बात दोस्तों, ये आप लोग जानते हो स्लिंग शॉट, जिसको हिंदी में गुलेल भी बोलते हैं, ऐसे देखा होगा आपने, देखा है क्या? तो देखिए इस रबड़ ने पत्थर पे बल लगाया जिससे पत्थर उधर चला गया, रबड़ ने पत्थर पे बल लगाया तो पत्थर भी इस पे बल लगाएगा, तो जब इस छोड़ते हो आप देखना है पीछे की ओर आता है, ये पीछे की ओर आता है। आगे बात समझ में? तो ये सारे क्या है, इसी के ही उदाहरण है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों एक उदाहरण और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वैसे तो सारे एनसीईआरटी के मैं लेता हूं, आप मुझे एक छोटी चीज बताइए। आपने कभी देखा होगा जैसे अभी कभी नाव से आप लोग किनारे पर आए होंगे, तो जैसे ही आप लोग नाव से किनारे पे आप लोग पैर रखते हो तो देखना दोस्तों बोट पीछे की ओर जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो इस व्यक्ति ने इस किनारे पे बल लगाया, पैर रख के ऐसे बल लगाया नहीं लगाया, तो ये किनारा भी इस व्यक्ति पे बल लगाएगा, बल, तो ये बल इसमें से ट्रांसमिट होते हुए यहां तक चला जाएगा, पीछे की ओर चल जाएगा, जिससे ये जो बोट होगी वो पीछे की ओर जाएगी। आगे बात समझ में? तो इसके पीछे भी एक्शन रिएक्शन लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आ जाओ, तो ये बात आपको समझ में आ गई। किस किस को तीसरा नियम समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सेक्सी चीज है जी सर। दोस्तों अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर? दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, जो एक्शन रिएक्शन लॉ है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोस्तों वो ही हमें बताता है कि संवेग संरक्षित रहता है। सर नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया सर, नहीं आया, मेरे को नहीं आया, तुम्हें कहां से आएगा? आराम से समझेंगे, टेंशन मत लो। पहले तो समझो संरक्षण का मतलब क्या है, उसको बचाना, वैसा का वैसा ही रखना। तो दोस्तों संवेग का संरक्षण का मतलब यह है कि अगर, सर क्या है मतलब बताओ, आ जाओ मैं मतलब समझाता हूं। पहले देखो इस संवेग के संरक्षण का मतलब यह है कि अगर किसी निकाय पर या किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई जब बल ही नहीं लग रहा, जैसे मान लो अगर इस पे कोई बल ही नहीं लग रहा, तो क्या इसका मोमेंटम यानी संवेग चेंज होगा? क्या नहीं होगा ना, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? संवेग का संरक्षण का सिद्धांत यहां पर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। दोस्तों दूसरी बात आप लोग देखते होंगे कि जब किसी गन से कोई बुलेट फायर करी जाती है, गोली दागी जाती है, तो गन पीछे की ओर आती है, देखा है आपने? क्या हो रहा है यहां पर? मतलब कौन सा नियम लग रहा है, क्या लग रहा है? तो यहां पर आप लोग देखिए, देखो हुआ क्या होगा, एक कॉमन सी चीज बताओ। देखो ये गन थी, बंदूक थी, गन ने इस गोली पे बल लगाया, बाहर निकल, तो क्या ये गोली भी बंदूक पे बल लगाया गया है तो भी पीछे हो, तो इसलिए बंदूक पीछे आएगी। तो यहां पर भी आप लोगों का थर्ड लॉ है, तृतीय नियम है। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर जब हम लोग किसी बंदूक से कोई गोली दागेंगे तो बंदूक पीछे की ओर आती है, पीछे की ओर आती है, पीछे की ओर आती है, वो क्यों आती है ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, मैं सब आप लोगों को समझाऊंगा, निश्चिंत रहो, आप लोग बहुत मजा आने वाला है। अच्छा दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे मान लो ये एक बॉल है जिसका द्रव्यमान है m1 और यह गति कर रही थी, तो प्रारंभ में इसका वेग था u1, इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी u1। दोस्तों ये कोई एक बॉल है जिसका द्रव्यमान m2 है, यह गति कर रही थी, प्रारंभ में इसका वेग था u2। दोस्तों अगर u2 का मान u1 से ज्यादा होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ? अगर u2 का मान, अगर ये वाली बॉल इसके पीछे पीछे आ रही है बहुत तेज वेग से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या टक्कर देखने को मिलेगी? क्या क्या कॉलिजन देखने को मिलेगी? क्या बताओ? देखने को मिलेगी, बिल्कुल सर। तो अभी तो क्या है, टक्कर नहीं हुई, ये जो मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं वो टक्कर से पहले की दिखा रहा हूं, बिफोर कॉलिजन में आपको दिखा रहा हूं, बिफोर कॉलिजन। ठीक है,
दोस्तों जब टक्कर के दौरान क्या होगा, जैसे ये m1 द्रव्यमान वाली बॉल, ये m2 द्रव्यमान वाली बॉल, दोस्तों टक्कर के दौरान ये आपस में चिपकेगी क्या? टक्कर के दौरान, ड्यूरिंग कॉलिजन, टक्कर के दौरान यानी ड्यूरिंग कॉलिजन, क्या ये मतलब उस जब ये टक्कर होगी उस समय की मैंने फोटो खींच ली, क्लिक कर ली, तो क्या ऐसा दृश्य नजर आएगा क्या आपको? और दोस्तों जब टक्कर हो जाएगा क्या इनका वेग बदलेगा या नहीं बदलेगा? ये पहले u1 वेग से चल रही थी, तो क्या उसी वेग से चलेगी क्या? वेग में चेंज होगा ना। तो मान लेते हैं जो m1 द्रव्यमान वाली वस्तु थी, जो जिसका पहला वेग u1 था, अब इसका वेग क्या हो जाएगा? मान लेते हैं v1 हो जाएगा। और m2 जिसका वेग पहले u2 था, अब मान लेते हैं इसका वेग v2 हो गया। ये मैंने जो फोटो बनाई है वो कब की बनाई है? आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद बनाई है। दोस्तों क्लियर है क्या? इसमें क्लियर जैसा कुछ है ही नहीं, हमने कुछ करा ही नहीं। हमने कुछ करा है क्या? कुछ नहीं करा। बात ध्यान से समझना, जब आप लोग हमेशा फिजिक्स रटते हो ना, आज आपके खून में डाल दूंगा मैं फिजिक्स, ध्यान रखना आज की क्लास में। बहुत रटते हो आप, बहुत। आपकी क्या गलती है? आपको रटवाया गया है, गलती आपकी थोड़ी है यार। तुमको तो 200 रुपये का कोर्स चाहिए यार, 199 में मिल गया मेरे को। आ जाओ दोस्तों, जब टक्कर हुई होगी, जब दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो क्या इस वाली बॉल ने इस पे बल लगाया होगा क्या? बोलो। तो भाई साहब इस वाले ने भी इस पे बल लगाया होगा। तो ये जो दूसरी बॉल ने पहली वाली पे बल लगाया होगा क्या? बिल्कुल। और इस बल को मैं मान लेता हूं F1। F1 कौन सा है? इस M1 पर लगने वाला बल। तो फिर इसने इस पे भी लगाया होगा, यानी M2 वाली बॉल पे भी कोई बल लग रहा होगा, और इस पे जो बल लग रहा है उसको मैंने मान लिया F2। बोलो बोलो हाँ या ना। और दोस्तों टक्कर मान लो कितने समय के लिए हुई? 0.01 सेकेंड के लिए हुई, मतलब आपस में कांटेक्ट में, मान लेते हैं T समय के लिए आपस में कांटेक्ट में आए थे। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या न्यूटन साहब के थर्ड नियम के अनुसार मैं बोल सकता हूं क्या F1 का मान F2 के बराबर होगा? बोलो, बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? क्योंकि जितना बल ये इस पे लगाएगी उतना ही बल ये भी इस पे लगाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, क्लियर है दोस्तों। F1 बराबर F2 नहीं लिखकर मैं F1 बराबर -F2 लिख रहा हूं। कोई किसी को दिक्कत है क्या? सॉरी क्या हो गया? सर 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 क्या हो गया? ये देखते बच्चे पागल हो जाते हैं आधे। तो इधर देखो दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लो यहां पर कोई बल लग रहा है 10 न्यूटन और यहां पर बल लग रहा है 8 न्यूटन, तो मैं बोलूं नेट फोर्स कितना लग रहा है? अगर देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि, अगर इस दिशा को पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको नेगेटिव मानो। तो अगर इसको कैसे लिखोगे? +10 न्यूटन, और इसको क्या लिखोगे? -8 न्यूटन। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो आप बोल रहे हो बल का मान समान है, ठीक है। तो F1 बराबर F2 लिखते, इसका मतलब क्या है? F1 बराबर -F2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक बल यार इधर लग रहा है, एक बल उधर लग रहा है, इसलिए मैंने ये करा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर किसी का द्रव्यमान m है और अगर उस वस्तु पर, देखो अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास यानी द्रव्यमान m है और इस पे आप लोग कोई फोर्स लगा रहे हो F, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा, कितना त्वरण आएगा, कैसे पता पड़ेगा? क्या इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से बता सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये F1 क्या है? इस पे बताओ, देख के बताओ F1 क्या था? M1 पर लगने वाला बल था या M2 पर लगने वाला बल था? सर M1 द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगने वाला बल। बोलो सही लिखा हूं मैंने? अरे भैया फिजिक्स खून में जाएगी, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब। और F2 क्या मैं बोल सकता हूं क्या? M2 द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बोलो। बोलते नहीं हो, गलत बात है।
बोलते ही नहीं हो तुम तो मेरे से, पता नहीं क्यों नाराज रहते हो। ठीक है दोस्तों, किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, उस वस्तु का द्रव्यमान गुना उस वस्तु का त्वरण लिख सकता हूं क्या। ये एक भाई साहब अंकित झा नाम के व्यक्ति है, सर ग्रुप डी में झाड़ू भी लगाना पड़ता है क्या। अंकित झा जी ये जान के क्या करोगे आप, ये तो वो जानने में इंटरेस्टेड होगा कि यार क्योंकि मैं सेलेक्ट होने वाला हूं सर, मैं पूरा मेहनत कर रहा हूं, तुम तो वहां छोड़ो, तुमको तो कहीं नहीं मिले। तो इधर पढ़ लो अंकित झा जी, ठीक है अंकित जी इधर पढ़ लो, इधर ध्यान लगाओ, आ जाओ। तो देखिए दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि F1 को क्या मैं क्या बोल सकता हूं, पहली वस्तु का द्रव्यमान यानी m1 गुना इसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा, उसको मैंने a1 बोल दिया। और F2 को मैं क्या बोल दूं, F2 क्या है, इस वाली वस्तु पे लगने वाला बल है, तो इसका द्रव्यमान m2 गुना इसका त्वरण, क्या मैं लिख सकता हूं क्या, और माइनस लगा दूं क्योंकि F1 बराबर ये था, क्या मैं लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल सर आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो पहली वाली वस्तु है इसका त्वरण बताओ, एक्सेलरेशन कितना हुआ। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे कितने समय में हुआ। दोस्तों पहले इसका वेग था u1, बाद में इसका वेग हो गया v1, यानी परिवर्तन कितने का आ गया, v1 माइनस u1, ये परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया। कितने समय में आया, मानते हैं दोस्तों टक्कर t समय के लिए हुई थी, तो t समय में ये परिवर्तन आ गया। बहुत बढ़िया यार, आप तो सभी को पता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं दूसरी वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो इसके वेग में कितना परिवर्तन आया है, इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया बट्टे कितने टाइम में आया है। पहले इसका वेग था u2, बाद में वेग हो गया v2, तो कितने का चेंज आ गया, v2 माइनस u2, और ये जो चेंज आया है, परिवर्तन आया, कितने समय में आया, t समय में आया है। बहुत बढ़िया, तो मैं यहां पर लिखता हूं m1 इंटू v1 माइनस u1 बट्टे टी बराबर माइनस m2 इंटू v2 माइनस u2 बट्टे टी। बोलो लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, नहीं सर। देखिए दोस्तों, जब t से t आप काट दोगे, जब इसको गुना करोगे, सब करोगे, तो आपको ये चीज मिलेगी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझना, आप सारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, बहुत बढ़िया यार, सारे ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कौन मुझे बताएगा ये m1 u1 क्या है, कौन मुझे बताएगा, m इंटू यू मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, सर तो संवेग होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, ये पहली वाली बॉल का संवेग था, कब, टक्कर से पहले। ये m2 u2 क्या है, सर ये इस वाली बॉल का मोमेंटम था, संवेग था टक्कर से पहले। बहुत बढ़िया। मैंने बोला ये m1 v1 क्या है, आप लोग बोलोगे सर टक्कर के बाद में इसका मोमेंटम यानी संवेग क्या है, वो है। मैंने बोला m2 v2 क्या है, आपने बोला सर टक्कर के बाद में इसका मोमेंटम यानी संवेग कितना है। दोस्तों ये बात समझ में आई तो यस लिखो। तो थर्ड लॉ हमने कुछ नहीं लगाया, हमने तृतीय नियम लगाया है, थर्ड लॉ लगाया है, और हम लोगों को ये एक चीज मिल गई। इससे मैं क्या बता सकता हूं कि टक्कर के पहले जो कुल संवेग था वो क्या था, इसका संवेग प्लस इसका संवेग, और टक्कर के बाद में कुल संवेग क्या होगा, इसका संवेग प्लस इसका संवेग, यानी टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होता है। तो दोस्तों इसको ही तो हम लोग संवेग का संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। बोलो हां या ना। तो क्या कुछ संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ अलग चीज है क्या? अब दिक्कत है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। बस मैं आपको यह समझा रहा हूं कि दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम लोग कोई बंदूक है, बंदूक से जब कोई गोली दागोगे तो क्या बंदूक पीछे की ओर आती है, पीछे की ओर, देखो पीछे की ओर आती है क्या? अब क्वेश्चन ये आता है आपसे एग्जाम में पूछेगा, चलो बताओ बंदूक किस वेग से पीछे की ओर आई?
अब ये कैसे आप लोग निकालोगे? आपको पता तो है कि सर यहां पर एक्शन रिएक्शन लॉ लगा सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा सकते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही हमको ये भी बात पता पड़ी कि संवेग संरक्षित रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो क्या मैं यहां पर संवेग का संरक्षण लगा सकता हूं क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं क्या? ये मुझे बता दीजिए बस। बताओ बताओ, लगा सकता हूं क्या? अब वो लगाना क्या है वो आपको नहीं आता, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है? मैं सिखा दूं आपको, आ जाओ। तो दोस्तों यहां पर एक बंदूक है, बंदूक के अंदर गोली देख रहे हो क्या? तो भुशुम फायर करोगे तो क्या ये गोली बाहर निकलेगी क्या? तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। क्या करना है सर? बिफोर फायरिंग, गोली चलाने से पहले कुल संवेग कितना था, इसको बराबर कर देना है किससे? गोली चलाने के बाद कुल संवेग कितना था। आ गई बात समझ में? टेंशन मत लो यार, मैं बैठा हूं, तुम आराम से सोचो, आप टेंशन मत लो, अभी हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाओ दोस्तों, बंदूक के अंदर गोली है, इसका द्रव्यमान मैं क्या स्मॉल m मान सकता हूं क्या? मान लीजिए सर, कुछ ना कुछ तो होगी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 2 किलो, 5 किलो, ठीक है। और ये जो बंदूक है इसके द्रव्यमान को मैं क्या कैपिटल M मान सकता हूं क्या? तो बताएंगे जब आपने गोली चलाई नहीं, यानी गोली जब अंदर थी, तो कुल संवेग कितना था, टोटल मोमेंटम कितना था? टोटल मोमेंटम का मतलब क्या है? गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग। तो गोली का संवेग क्या होगा? गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग। अरे गोली चली नहीं रही, चुपचाप अंदर बैठी है, इसका कोई वेग है क्या? नहीं। प्लस बंदूक का बताओ सर, जब गोली निकलेगी नहीं तो बंदूक पीछे कैसे आएगी? नहीं आएगी, बंदूक भी बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी, कोई गति नहीं करेगी, कोई वेग नहीं होगा। तो बंदूक का संवेग क्या होगा? बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का वेग। तो क्या कुल मोमेंटम, कुल संवेग शून्य आ जाएगा क्या? ठीक है सर। चलिए दोस्तों, गोली चलाने के बाद में कुल संवेग कितना होगा ये हम लोग देखने जा रहे हैं। दोस्तों गोली के द्रव्यमान को स्मॉल m माना है। जब गोली चलेगी तो किसी ना किसी वेग से तो चलेगी, बताओ, इसका कोई ना कोई तो वेग होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो गोली जा रही है वो स्मॉल v वेग से जा रही है। बहुत बढ़िया। तो जब जैसे फायर करोगे, क्या बंदूक पीछे की ओर आएगी क्या? तो बंदूक पीछे की ओर आएगी क्या? तो किस, कोई ना कोई तो इसका वेलोसिटी होगा, कोई ना कोई तो वेग होगा। तो बंदूक जिस वेग से पीछे की ओर आती है उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिक्षेप वेग। और प्रतिक्षेप वेग को हम लोग कैपिटल V से क्या करते हैं? डिनोट कर देते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं अब टोटल मोमेंटम बताओ, कुल संवेग बताओ, कुल संवेग क्या होगा? गोली का प्लस बंदूक का। तो गोली का कितना होगा? m इंटू स्मॉल v प्लस, बताओ बताओ बताओ, इसका कितना होगा? इसका बंदूक का द्रव्यमान है कैपिटल M, और बंदूक का वेग क्या माना आपने? कैपिटल V माना। तो बताओ हो जाएगा क्या? दोस्तों क्या इस जीरो को और इसको मैं बराबर कर दूं क्या? बराबर कर दूं क्या? बराबर कर दूं क्या? तो जब मैं बराबर करूंगा तो यहां पर V का मान क्या आएगा? -m इंटू स्मॉल v बट्टे कैपिटल M। ये आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? तो अब डायरेक्ट आप लोग ये फॉर्मूला यानी सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूले में स्मॉल m क्या है? ये है गोली का द्रव्यमान, गोली का मास ऑफ बुलेट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये स्मॉल v क्या है? गोली का वेग, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और कैपिटल M क्या है बताएंगे? बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ गन बोल दो, पिस्टल बोल दो, जो भी आप बोलोगे। करे क्वेश्चन, ये सूत्र याद रख लोगे। सर मैं तो भूल जाता हूं एग्जाम में। तो आप अगर भूल भी जाओ तो कुछ नहीं, ये तो लगा लोगे। ठीक है, आ जाओ, चलिए बताएंगे।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 में भी पूछा गया है, ठीक है, और 8 अक्टूबर 2018 को भी पूछा गया है। 30 ग्राम की गोली को 2 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा गया। पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग बताना है, बंदूक किस वेग से पीछे की ओर आएगी। तो बंदूक का जो रिकॉइल वेलोसिटी है, प्रतिक्षेप वेग है, उसको हमने v से डिनोट किया है। इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है क्या, माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल v बट्टे कैपिटल M, माइनस स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम की गोली है, इसको किलोग्राम में बदल दो। ठीक है सर, ये मैंने किलोग्राम में बदल दिया 1000 से भाग लगा के, बहुत बढ़िया। कैपिटल M क्या होता है, पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, ठीक है सर। और स्मॉल v क्या है, स्मॉल v क्या है, गोली का वेग कितना है, 150 है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। तो माइनस 30/2 इंटू इसको 1/1000 गुना 150 में कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। 10 कटा 5 से 2 बार में, 15 कटा 5 से 3 बार में, ये 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। और ये नीचे 4 है, माइनस का साइन है ही, तो ये आ गया माइनस 2.25 मीटर पर सेकेंड। गुरुजी मेरा एक डाउट है, मेरा एक डाउट है, क्या सर ये माइनस साइन आया है, इसका मतलब क्या है। अच्छा मुझे बताएंगे, आपने जो गोली का वेग था वो क्या लिखा, 150 मीटर पर सेकेंड लिखा था या माइनस 150 लिखा था, प्लस 150 लिखा था या माइनस 150 प्लस 150 लिखा था। तो अगर अब वेग का मान माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसकी दिशा के बिल्कुल विपरीत। इसका मतलब अगर गोली इस दिशा में जा रही थी तो बंदूक इस दिशा में जाएगी। भाई आपने इसको धनात्मक मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड पूछे, मान पूछे तो 2.25 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, आ गई क्या, है ना। अभी और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा दोस्तों मान लीजिए मैं एग्जाम में ये फॉर्मूला यानी सूत्र मैं भूल गया, मैं बहुत कमजोर दिमाग का हूं, मैं ये सूत्र भूल गया, तो अब कैसे करेंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, संवेग का संरक्षण लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। यानी गोली चलने से पहले कुल संवेग कितना था और गोली चलने के बाद में कुल संवेग कितना है। तो आपको ध्यान रखना है गोली चलने से पहले टोटल संवेग 0 आता है ना, ठीक है। और गोली चलने के बाद कुल संवेग क्या होगा, तो गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग। गोली का संवेग कितना होगा, गोली का द्रव्यमान है 30 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दिया। इसका वेग कितना है 150, प्लस मुझे बताओ बंदूक का संवेग कितना है, बंदूक का द्रव्यमान 2 किलो और बंदूक का वेग कितना है, सर वही तो निकालना, तो बंदूक के वेग को मैंने कैपिटल भी मान लिया। तो ऐसे सॉल्व करोगे इससे भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला यानी सूत्र ध्यान रख सकते हो। क्लियर है क्या, चले आगे, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। हिमांशु हेडव पूछ रहे हैं, गुरुजी आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ाई में तो ध्यान देते नहीं हो। बाकी बच्चे तो बेवकूफ़ है जो पढ़ रहे हैं, है ना, बाकी तो बेवकूफ़ है, तुम ही समझदार हो। लास्ट में बात कर लेना, इधर आंसर दो इसका। 20 ग्राम की गोली को दोस्तों, गोली का जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m का मान दिया गया है 20 ग्राम। अगर आप लोग इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1000 से आप लोग भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपने जब फायर किया, ये जो आपकी गोली है किस वेग से जा रही है, इस वेग से। गोली के वेग को स्मॉल v से डिनोट करते हैं हम लोग, इसको 150 मीटर पर सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है। जो पिस्तौल है, जो बंदूक है, उसका द्रव्यमान है 3 किलोग्राम, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो ये 3 किलोग्राम आपको दिया हुआ है। तो पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग बताना है, रिकॉइल वेलोसिटी बताना है, किस वेग से पीछे की ओर आएगी। तो रिकॉइल वेलोसिटी को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, प्रतिक्षेप वेग को, और इसका भी सूत्र बताया तो दिया था माइनस m इंटू स्मॉल v बट्टे कैपिटल M। बोलूँ हाँ या ना, तो माइनस 20/1000, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए आप लोग 150 से और बट्टे 3,
आगे बात समझ में। तो ये आप लोगों का 150 कटा 3 से 50 बार में, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, 100 कटा 2 से 50 बार में, 50 से 50 कटा है, सभी कट गया यार। हाँ, तो क्या आपका भी आंसर -1 आ रहा है क्या, केवल अकेले मेरा आ रहा है? सबका आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। बताओ क्लियर है? चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल सर चीज समझ में आ रही है। दोस्तों क्या आप लोग संवेग का संरक्षण केवल जब ये बंदूक गोली वाले क्वेश्चन आता है तभी लगा सकते हो क्या? नहीं। जैसे दोस्तों जब टक्कर होती है तो वहां पर भी आप लोग लगा सकते हो कि टकराने से पहले कुल संवेग कितना था, टकराने के बाद का कुल संवेग कितना था, है ना? अभी मैंने आपको करके बताया था ना। चलिए अब इस पे भी क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। ये बताओ ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन, टक्कर में किसका संरक्षण होता है? मतलब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में क्या चीज समान रहेगी? तो उनका मोमेंटम यानी संवेग बराबर रहेगा। पहले कुल संवेग कितना था और बाद में कुल संवेग कितना है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया यार। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और ध्यान से आप लोग करेंगे ना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखो, आराम आराम से करो। बताओ बताओ 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको डाउट लगे थोड़ा सा डायग्राम बना लेकर, देखो चीजें इजी हो जाएगी। आ जाओ 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलो का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। दोस्तों ट्रैफिक लाइट पर एक कार खड़ी थी, क्लियर है क्या? खड़ी थी बेचारी, पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है। दोस्तों ये जो ट्रक है इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 2000 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सर किस वेग से आ रहा था, ये किस गति से आ रहा था, इसकी चाल क्या था, वेग क्या था? सर 10 मीटर पर सेकंड था। बहुत बढ़िया। कार बेचारी चुपचाप खड़ी है, तो अगर मैं कार का वेग आप लोगों से पूछूं तो कार का वेग कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में है, विराम में गति कर ही नहीं रही है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसने क्या मारी? इसको टक्कर मारी। और दोस्तों ये ट्रक जो है पीछे जो आ रहा था आपका ट्रक, वो इसको अपने साथ चिपका के लेके चलता है। जैसे ये आप लोगों का ट्रक हो गया पीछे और ये गाड़ी, ऐसे दोनों साथ साथ जा रहे, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। किस वेग से जा रहे हैं? 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं। तो आप लोगों को यह बताना है कार का द्रव्यमान कितना था। भाई 10 किलो की थी, 100 किलो की थी, 1000 किलो की थी, कितने की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो कार का जो द्रव्यमान होगा उसको मैं x मान लूं, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आपको क्या करना है? टक्कर से पहले कुल संवेग कितना था और टक्कर के बाद कुल संवेग कितना था। तो टक्कर से पहले कुल संवेग बताना है, तो ट्रक का संवेग प्लस कार का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार। तो बताओ टक्कर से पहले ट्रक का संवेग कितना था? इसका ट्रक का द्रव्यमान गुना ट्रक का वेग, बहुत बढ़िया, प्लस कार का कितना था? कार का द्रव्यमान x गुना कार का वेग। कार का कोई वेग था ही नहीं, वेलोसिटी थी नहीं, ठीक है। इनको आप लोगों को बराबर कर देना है किससे? टक्कर के बाद में संवेग से, है ना। तो देखो दोस्तों दोनों साथ साथ चिपक रहे हैं, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, दोनों एक ही वस्तु की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इसका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ट्रक का था 2000, इसका था x, तो मैं इसको बोल सकता हूं, या तो आप ऐसे कर लो 2000 इंटू 8 प्लस x इंटू 8, या तो ऐसे कर लो, या सिंपल मान लो इसको एक ही बॉडी मान लो, साथ साथ चल रहे हैं, तो कुल द्रव्यमान हो गया 2000 प्लस x, और इसका वेग कितना है? 8 है। तो चलिए दोस्तों x का मान आप लोगों को निकालना है। ये तो आप लोगों का 0 हो गया। अभी कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 10 कितना हो गया? ये हो गया 20000। इसको बराबर कर देना है किससे? 2000 प्लस x इंटू 8 से, ठीक है। आगे बात समझ में? तो 2000 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा? 20000 बट्टे 8 के बराबर हो जाएगा। बोलो आ जाएगा क्या? दोस्तों आपको पता है 8 पंजे होता है, अच्छा गणित लगाओ, 8 कटा 4 से 2 बार में, 20 कटा 4 से 5 बार में, तो ये 5000।
5000 को आपने काटा 2 से 2500, तो देखिए दोस्तों 2000 प्लस x बराबर हो गया 2500, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2500 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचेगा 500 किलोग्राम। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या आंसर आ रहा है सभी का? यार वेरी गुड यार, आप तो सारे शानदार बच्चे हो, सारे बढ़िया बच्चे हो। आप तो बस ऐसे झूठ बोलते हो कि सर हमको हार्ड लगती है। देखो सब आंसर दे रहे हैं ना। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बात है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये अभी आपका टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। जब नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है ना। जैसे जब नाव से आप लोग किनारे की ओर कूदते हो तो नाव पीछे की ओर जाती है, भी मैंने बताया था ना। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, एक्शन रिएक्शन लॉ है। आ जाओ, तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा खत्म। दोस्तों बताओ फिजिक्स में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है क्या? तो देखिए दोस्तों, हमने 3 चैप्टर पूरे पढ़े हैं। एक पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों मोशन यानी गति। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा है बल एवं गति के नियम। जरा दोस्तों अपने नोट्स में पहला पेज खोल के देखो, इंडेक्स में देखो, चौथा जो हमारा चैप्टर होगा वो कौन सा शुरू होगा। मजा आ रहा है ना? तो आप लोग टेंशन मेरे पे छोड़ दो। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए। रोज़ आप लोग क्लास में आइए, लाइव आओगे तो आप लोगों को मजा आएगा। आपको पता ही नहीं पड़ेगा दोस्तों कब चीज़ें आप लोगों की होती जाएगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। मैं आपको बढ़िया पढ़ा सकता हूँ, सारा शानदार एक प्रॉपर सीक्वेंस में कंटेंट पढ़ा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, एक नंबर नहीं कटने दूंगा। बस मेहनत तो आपको मेरे साथ में आपको करनी पड़ेगी ना। बोलो हाँ या ना? तो जो अगला जो चैप्टर है जरा कमेंट करके बताएंगे वो कौन सा होगा? बताओ, एक भी बच्चा नहीं बता पा रहा। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, बहुत बढ़िया। इसका टेस्ट आज शाम तक आप लोगों को डल जाएगा। बढ़िया, निश्चिंत रहिए। और दोस्तों ऐप प्ले स्टोर पे जाके साइंस मैग्नेट ऐप को 5 स्टार देना ना भूले। दोस्तों फिजिक्स में मजा आ रहा है? हार्ड थोड़ी लग रही है कि सर फिजिक्स। अच्छा, किसको मजा आ रहा है फिजिक्स में? जिसको मजा आ रहा है वो लिखो मजा आ रहा है, लिखो मजा आ रहा है। और जिसको बहुत हार्ड लग रही लिखो सर हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। देखो अभी मैं बता दूंगा किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। भाई साहब 2 चीजों में से एक चीज लिखनी है, मजा आ रहा है, और दूसरी चीज लिखनी है हार्ड है। देखो भाई साहब 95% बच्चे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो भाई साहब आएगा। और अगर कोई गलती से लिख देना हार्ड है तो तुम बेवकूफ हो। मतलब हार्ड तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हम समझ रहे हैं पढ़ने में मजा आना चाहिए। तो अगर आप लोग एंजॉय करोगे, पढ़ोगे, कितनी भी हार्ड चीज हो सब आपके दिमाग में घुस जाएगी, सारी चीजें हो जाती है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, मिलता है कल। टेक केयर, बाय बाय।